अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपके रिटन टेस्ट प्रिपरेशन में जो आपका बैंकिंग का पोर्शन है या सब्जेक्ट का पोर्शन बोल सकते हैं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का जो पोर्शन है उसको हम जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। और आपका जो प्रीवियस बैच ZTBL का आया था ऑफिसर ग्रेड 3 का, उसमें जो ओपन टेस्टिंग सर्विस ने टेस्ट लिया था, तो उसमें जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के जो पोर्शन था उसमें बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो इस वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे। तो वीडियो जो है आपने स्टार्ट से आखिर तक देखनी है लाजमी, ताकि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है रेवेन्यू से नेट इनकम तक निकालने का, ये भी दरमियान में जितनी भी चीज़ें आएंगी उन तमाम का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, और साथ में इससे रिलेटेड जो आपके MCQs होंगे वो आप करने के काबिल हो जाएंगे। वीडियो में मैं आपको किसी किस्म का MCQs नहीं करवा रहा, और ये इसकी वजह ये है कि इसका जब तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा MCQs आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो वीडियो में सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये एक सीक्वेंस के साथ हम जाएंगे, रेवेन्यू से होते हुए हम नेट इनकम तक जाएंगे कि आपके पास रेवेन्यूज़ क्या होते हैं और रेवेन्यू से आप नेट इनकम किस तरह जनरेट करते हैं। रेवेन्यूज़ और नेट इनकम जो होती है किसी भी बिज़नेस की, किसी भी फर्म की, किसी भी कंपनी की, वो अक्सर लोग जो है इन दोनों में कंफ्यूज रहते हैं कि वो जो रेवेन्यूज़ होते हैं उन्हीं को नेट इनकम का नाम देते हैं। ये ऐसा नहीं है। रेवेन्यूज़ और चीज़ें हैं, रेवेन्यूज़ में से आपको बहुत सारी चीज़ें माइनस करनी पड़ती हैं, कॉस्ट माइनस करनी पड़ती है, इसमें से आपको बहुत सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो माइनस करने पड़ते हैं, तब जाके आप नेट इनकम तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो रेवेन्यूज़ क्या होते हैं? रेवेन्यूज़ देखें, बिज़नेस की कोई भी एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जो फर्म कोई भी एक्टिविटी करती है, जाहिर सी बात है बिज़नेस का जो मेन पर्पज़ है करने का वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। ठीक है, जो वो एक्टिविटीज़ करते हैं, सपोज़ वो उन्होंने कोई प्रोडक्ट बनाई है या उन्होंने ख़रीदी है कहीं से और उनको रीसेल किया है, और रीसेल करने के नतीजे में जो उनके पास पैसा है, आप उनको उस बिज़नेस का जो है वो रेवेन्यू बोल सकते हैं। ठीक है, ये उसको जो है आप इनकम नहीं बोल सकते, क्योंकि पैसा जो बिज़नेस ऑपरेशन से जो पैसा जनरेट होता है उसको आप रेवेन्यू बोल सकते हैं, क्योंकि रेवेन्यू में से जब बहुत सारे एक्सपेंसेस आप माइनस करेंगे तब आपके पास जो पैसा बचेगा उसको आप नेट इनकम बोलेंगे। ठीक है, तो रेवेन्यूज़ मैंने आपको बता दिया है। जैसे फ़र्ज़ करें कोई कंपनी है, कोई बिज़नेस है, उसने सेल्स की हैं, कोई प्रोडक्ट्स अपनी बेची हैं, और सेल्स करने के नतीजे में उनके पास जो पैसा जनरेट हुआ है वो कितना है। सपोज़ यहाँ पर हम लिख देते हैं वो 5 लाख रुपए। ठीक है, यानी सेल्स उन्होंने की हैं, सेल्स करने के नतीजे में कितना पैसा उनके पास आया है वो 5 लाख रुपए है। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है, जो सेकंड नंबर पर है, इसको मैंने एक वीडियो बनाकर एक्सप्लेन कर दिया था। वो दोनों कंसर्न के लिए, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न और ट्रेडिंग कंसर्न, दोनों के लिए, दोनों को मैंने बता दिया कि COGS आप किस तरह मालूम करते हैं। COGS कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के हवाले से भी MCQs अक्सर आ जाते हैं पेपर में। तो मेन चीज़ यहाँ पर है कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट के ग्रॉस प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन है वो किस तरह होती है। जो आपका प्रीवियस पेपर आया था इसी ZTBL का, OTS के ने जो कंडक्ट किया था OG3 का, उसमें ग्रॉस प्रॉफिट के हवाले से पूछा गया था कि ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन जो है वो किस तरह की जाती है। सबसे पहले आपको जो है रेवेन्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए, और रेवेन्यूज़ की आपको फिगर दी जाएगी। सपोज़ यहाँ पर हमने फ़र्ज़ कर लिया है कि किसी भी कंपनी ने जो रेवेन्यू जनरेट किया है अपने बिजनेस ऑपरेशन से, सेल्स की है उन्होंने 5 लाख रुपए की। ठीक है, इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है, COGS, जो चीज़ें उन्होंने बेची हैं उन पर लागत कितनी आई थी, उन पर कॉस्ट कितनी इनकर हुई थी। ठीक है, तो कॉस्ट के बारे में मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इसमें जस्ट हम जो है सपोज़ कर लेंगे कि उन पर जो कॉस्ट आई थी, वो आपको समझाने के लिए मिनिमम फिगर ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, वो 50,000 है। ठीक है, रेवेन्यू जनरेट हुए थे 5 लाख के, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो चीज़ें बिकी हैं उन पर आपकी जो लागत आई थी, जो खर्चा हुआ था, वो 50,000 का है। तो ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू किस तरह हम कैलकुलेट करेंगे? तो रेवेन्यूज़ में से हमेशा, यहाँ पर मैंने माइनस का सिंबल लगाया है कि रेवेन्यूज़ में से हमेशा हम COGS को, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस कर देंगे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपकी ग्रॉस प्रॉफिट होगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 50,000 सॉरी, इसमें से माइनस करेंगे 5 लाख में, तो ये 4,50,000 अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, ये आपके ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन होगी। ये सपोज किया है हमने एक फिगर को, और उसके हवाले से आपको फार्मूला भी पता चल गया है कि रेवेन्यूज़ में से अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस कर देते हैं तो आपके पास जो चीज़ बचती है वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा। ठीक है, अभी भी ये बिज़नेस की नेट इनकम इसको आप नहीं बोल सकते, ये ग्रॉस प्रॉफिट है, जस्ट आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस किया इसमें से। ठीक है, ये आप जहन में रखें कि आपसे अक्सर जो है वो ये चीज़ पूछी जाएगी जब आप इस तरह का पेपर देंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन किस तरह की जाती है, COGS क्या होता है, रेवेन्यूज़ क्या होता है। मैंने तीनों चीज़ें आपको बता दी हैं इसमें। ठीक है,
नेक्स्ट है कि आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग इनकम भी बोलते हैं इसको, ये आपने किस तरह कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग इनकम, ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी इसको बोलते हैं। तो ये आपने जो कैलकुलेशन है इसकी इस तरह की जाएगी, दरमियान में आपने जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करना है। किस में से माइनस करना है? ग्रॉस प्रॉफिट में से। ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू आपके पास दी हुई है सपोज, जो हमने की थी। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं ये होते क्या हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि बिज़नेस के जो ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, जो वो एक्टिविटीज़ कर रही होती हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़, उनके अंदर जो अखराजात होते हैं उनको आप क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। मैंने ब्रैकेट में लिख दिए हैं कि सेलिंग एक्सपेंसेस, आपके प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो आपके पास अखराजात हो जाते हैं उनको सेलिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। जनरल एक्सपेंसेस होते हैं आपके, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, जिस तरह आपने पेरोल वगैरह देना होता है, अकाउंटिंग एक्सपेंसेस आपके होते हैं, वो सारे आपके क्या हैं? ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं। R&D एक्सपेंसेस इंपॉर्टेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस इनको बोलते हैं। तो R&D एक्सपेंसेस भी किस में होंगे? आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सपोज कर लेते हैं मज़ीद कि वो भी 50,000 हैं आपके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। तो अब आपके पास क्या वैल्यू बचेगी कि 4,50,000 में से 50,000 माइनस करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो 4 लाख बचेगी। ठीक है, यानी ऑपरेटिंग इनकम या ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपके पास आया है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं मैंने आपको वन बाय वन बता दिए एग्जांपल देकर। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो आपके पास ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगी। ये एक और फार्मूला आपके पास आ गया है ऑपरेटिंग इनकम को निकालने का। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए होंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास जो चीज़ आएगी वो 4 लाख रुपए, ये सपोज किया हुआ है हमने फिगर को, तो वो ऑपरेटिंग इनकम आपके पास आ जाएगी। ठीक है, आपसे फ़र्ज़ कर लो वो पूछ लेता है कि प्री टैक्स जो है इनकम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। मज़ीद प्री टैक्स इनकम की तरफ हम जा रहे हैं, तो उससे पहले आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो मज़ीद माइनस करने पड़ेंगे। किस में से? ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग इनकम में से। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? ये ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो आपके बिज़नेस के ऑपरेशंस में नहीं होते, नॉन ऑपरेटिंग इनको बोल रहे होते हैं। तो वो कौन से हैं? इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, सपोज बिजनेस ने लोन लिया हुआ है किसी भी जगह से, तो उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ रहा है, जाहिर सी बात है वो लोन तो लिया है बिजनेस के ऑपरेशंस को चलाने के लिए, लेकिन लोन पर जो इंटरेस्ट आपको देना पड़ रहा है ये आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा। ठीक है, रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट, रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट होती हैं कि अगर आपने बिज़नेस में प्लान अपना चेंज किया है, आप बिज़नेस की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको रिस्ट्रक्चर करना चाहते हैं। सपोज़ आपने एक अगर कोचिंग जो हायर करनी है, प्रीवियस कोचिंग को चेंज करके न्यू कोचिंग हायर करनी है, तो उस पर जो कॉस्ट आएगी आपकी वो आपका रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट होगी। ठीक है, लॉ सूट का मतलब ये होता है कि आपके जो बिज़नेस है वो किसी लीगल एक्टिविटीज़ में शामिल है, आपने आपकी बिज़नेस ने कहीं पर केस किया हुआ है, तो वो जो वकील को फ़ीस देनी पड़ती है वो भी आपका क्या होगा? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस, रिस्ट्रक्चरिंग एक्सपेंसेस, लॉ सूट्स वगैरह की जो फ़ी होती है ये आपके क्या है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग इनकम में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं तो आपके पास जो चीज़ बचेगी वो क्या होगी? प्री टैक्स इनकम आपके पास आ जाएगी। इसको सपोज कर लेते हैं यहाँ पर ये भी 50,000 है। ठीक है, तो ये कितना बचेगा? 3,50,000। ठीक है, तो ये 4 लाख में से 50,000 माइनस करने के बाद आपके पास जो फिगर बची है 3,50,000, ये क्या है? आपकी प्री टैक्स इनकम होगी। ठीक है, अब प्री टैक्स इनकम यानी टैक्स से पहले आपकी इनकम है। अब आपके पास क्या चीज़ रह गई? ये सिर्फ टैक्स रह गया है, इनकम टैक्स। जो आपके पास इनकम है उसके ऊपर जो टैक्स आपने पे करना है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को या दूसरे इदारों को जो टैक्स कलेक्ट करते हैं, अगर वो टैक्स जो आपने पे किया है वो भी माइनस कर देते हैं इसमें से, तो फिर आपके पास क्या बच जाएगी? आपके पास नेट इनकम आ जाएगी। ठीक है, ये इसको माइनस करेंगे तो आपके पास 3 लाख जो है वो क्या आ गई? नेट इनकम आ गई। नेट इनकम को निकालने का फार्मूला भी आपको समझ आ गया है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनकम में से अगर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को निकाल दें या टैक्स को निकाल दें, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस वगैरह को निकाल दें, तो आपके पास जो चीज़ बचेगी वो नेट इनकम होगी। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जिनको मज़ीद जो है वो एक्सप्लेन किया जा सकता है इनकी मज़ीद डेप्थ में जाके, लेकिन मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ OTS की, जो कि ZTBL का टेस्ट होने वाला है। इसमें आपसे जो है वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, आप फार्मूला दिया होगा, आपको उसमें से बताना पड़ेगा कि आपने किस तरह इसकी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है,
तो ये एज सच कोई इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं है टॉपिक। आप इसको तवज्जो से देखेंगे तो इससे रिलेटेड जितने भी MCQs होंगे आपके सामने वो करने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक जो है अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर लें। इसमें बहुत सारे जो है वो वीडियोस मैं डालता रहता हूँ अक्सर जॉब्स की प्रिपरेशन की या इंटरव्यू या टेस्ट वगैरह की, ठीक है। थैंक यू।